कितनी भी रिक्रूटमेंट कर लो, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम ना डेली में रिपीट करते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ 5 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए रिक्रूटमेंट करते वक्त। यस, चाहे हम एचआर हैं चाहे हम रिक्रूटर हैं, ये मिस्टेक्स हमसे हो ही जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, टू मच कॉलिंग। अरे भैया, मैंने एक सीवी उठाया, उसमें नंबर देखा, यार इससे बात करके देखते हैं कैसा है कैसी है, शायद ये कैंडिडेट ही हमारा एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन यार किसी को भी कॉल करती ऐसे ही उठा के बिना कुछ देखे। मतलब एक सीवी आया और आज मुझे ना इतनी कॉलें लगानी, मुझे बताना 80-100 कॉलें मैंने करी हैं, तभी मेरा मैनेजर इंप्रेस होगा। डोंट डू स्टूपिड कॉल्स लाइक दिस। यस, लोग आपको स्पैम में डालेंगे, ब्लॉक कर देंगे और 2-4-5 कुछ सुना भी देंगे। पहले थॉरली चेक करिए। स्क्रीनिंग में कोल्ड कॉलिंग एक चीज होती है, तो कोल्ड कॉलिंग एक ठंडी कॉल होती है। मतलब कि आपको जो कॉल करनी है वो चेक करने के लिए कॉल करनी है, राइट। वो ये नहीं है कि हर किसी पर्सन को कॉल करनी है। आपको पहले सीवी देखना है, अगर वो आपकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन उस पर सेट बैठ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कैंडिडेट है जिसको इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है, या फिर कहीं हमें डाउट लग रहा है कि यार कम्युनिकेशन पार्ट हमें चेक करना है, तो ही कॉल करिए। ऐसे नहीं कि जितने सीवीज आए पूरे दिन में, क्योंकि मुझे बताना 80-100 कॉलें हैं करनी है तो मैंने सबको उठा के कॉल करनी स्टार्ट कर दी। नो, इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि वो जो एक कॉल का टाइम है ना, वो सिर्फ 1-2 मिनट नहीं होता। वो आपने कॉल करी, उसने कहा जी मैं बाद में बात करूंगा, फिर उसकी बाद में कॉल आई, फिर आप बाद में एंगेज्ड हैं, बेकार में ऐसे ही है। या फिर उसने कॉल पिक करी, कॉल पिक करने के बाद उसने होल्ड कर दी, या फिर वो बात भी कर रहा है, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। और फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं है, हम एक मशीन तो नहीं है कि एकदम कॉल रखी फिर दूसरी कॉल करनी स्टार्ट कर दी। नो, यू डोंट हैव टू डू टू मच कॉलिंग। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है या आपको लग रहा है कि भाई ये कैंडिडेट हो सकता है, उसको भी कॉल ना करें। यहाँ पे टू मच की बात हो रही है कि किसी को भी उठाया और कॉल लगा दी सिर्फ इसलिए कि मुझे बताना है कि भाई इतनी है, या फिर मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि यार चलो बात तो करके देखें, बात तो करके देखें क्या पता चलता है। अरे यार, आपको एक ग्रेजुएट चाहिए, आपके पास एक सीवी आया, वो ग्रेजुएट ही नहीं है, या पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, वो है नहीं। यार चलो मैं एक बार फिर भी बात करके देख लेती हूँ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? फिर उसके बाद आपने उसको रिजेक्ट किस बेस पे करा? क्योंकि यार ये तो ग्रेजुएट है ही नहीं, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट है ही नहीं। अरे ये तो आपको पहले ही पता था ना कि नहीं है, तो फिर आप क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। सो ये नहीं करना है। सेकेंड इज बूस्टिंग टू मच अबाउट कंपनी, फॉल्स अचीवमेंट्स, फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स ड्रामा। यस यार, किसी ने बताया कि अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो ना, कंपनी कि अगर गुडविल अच्छी हो ना, तो यार बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई भी करते हैं, वो आना भी चाहते हैं। तो मतलब मैं कोई भी कहानी पका दूंगी, कोई भी कहानी पका के बता दूंगी, और फिर जब उसे पता चलेगा कैंडिडेट को, तब कितनी फॉल्स रेप्यूटेशन क्रिएट होगी। मतलब कितनी बुरी रेप्यूटेशन हो जाएगी, बैड रेप्यूटेशन क्रिएट होगी, उसके बारे में कौन सोचेगा। तो बिना बात की कहानी पकाने का कोई फायदा नहीं है। जो आपके अचीवमेंट्स है, यस उन्हें नोट करके रखिए, उन्हें जरूर बताइए, उन्हें जरूर हाईलाइट करिए। अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कुछ और प्लानिंग, तो बिल्कुल उसको आप बता सकते हैं। लेकिन ऐसे ही कि हमने ऐसा सोचा है और वो नहीं है, यार बात तो हो रही थी ना, अब कुछ है नहीं ना पेपर पे ना कुछ है, और आपने ऐसे ही चिपका दिया और बस कैंडिडेट सोच रहा है यार ये ऐसा ऐसा है, बाद में उसको पता चला नहीं है। फिर जब वो एम्प्लॉय बनेगा ना, तो उसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए ये वाला काम मत कीजिए, इससे कैंडिडेट्स नहीं आते। थर्ड इज फॉल्स कमिटमेंट्स एंड प्रोमिसेस। अब आप कहेंगे ये तो सेकंड वाला ही हो गया। नहीं, सेकंड वाला नहीं है। सेकंड में हम कंपनी को बूस्ट कर रहे थे, कंपनी की फॉल्स चीजें बता रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे हम कमिटमेंट कर रहे हैं, प्रोमिसेस फॉल्स। कैंडिडेट ने कहा कि भाई मेरी साथ वर्किंग की प्रॉब्लम है, मुझे 5 डेज वर्किंग चाहिए, आपका 6 डेज वर्किंग है। नहीं हो जाएगा। कुछ दिन बाद पता चला जी नहीं, यहाँ तो होता ही नहीं है, 6 डेज वर्किंग है तो 6 डेज ही वर्किंग रहेगी। फिर क्या होगा? फिर वही इश्यूज अराइज होंगे, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। बिना बात के हमने ना अपने सर पे एक कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी अराइज करके रख लिया। ओके, उसके बाद उसने कहा कि भाई मुझे तो इतने हॉलीडेज चाहिए होते, मुझे तो इतनी लीव चाहिए होती। नहीं सब मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगी, ये पर्क्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। कह रहे नहीं यार ये तो ना 6 महीने बाद इंप्लीमेंट होने थे। मतलब वो कह रहा है मुझे पर्क्स बेनिफिट्स चाहिए, आपने उसे कमिट कर दिया, और उसके बाद जब उसने ज्वाइन कर लिया तब आपने पता है क्या कहा? अरे यार ये हो रहे हैं, ये प्रोसेस में है, ये ना अभी आपने ज्वाइन किया ना, 6 मंथ्स के बाद मिलेंगे। 6 मंथ्स के बाद उसको पता चला जी ये तो अभी पर सर बेनिफिट्स का कुछ आता पता ही नहीं, ये तो पेपर पे भी लिखे नहीं गए, अप्रूवल और कब आएंगे। क्यों कर रहे हैं आप?
ऐसे कभी भी ना तो कैंडिडेट्स आप रिटेन कर पाएंगे, ना कैंडिडेट्स को बुला पाएंगे, और जो आपके अपने एम्प्लॉयज हैं वो भी आपको छोड़ के बहुत आसानी से निकल जाएंगे, और वो बाहर जो वर्ड ऑफ माउथ लेकर जाएंगे वो भी रेप्यूटेशन खराब ही करेंगे, राइट। सो इट्स बेटर कि अगर पर्क्स बेनिफिट्स आपकी जैसी कंपनीज और भी ऑफर कर रही हैं तो आप भी उन्हें अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करें, रादर देन आप फेक प्रोमिस करें सिर्फ इसलिए कि बस कैंडिडेट मिल जाए, राइट। फोर्थ इज हरिड हायरिंग। हरिड हायरिंग मतलब जल्दी में हायरिंग, मेरे को चाहिए कैंडिडेट। हमने क्या करा, हम इंटरनल से शिफ्ट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, इंटरनल शिफ्टिंग इज गुड, लेकिन वो पर्सन एलिजिबल ही नहीं था, उसको उतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, नहीं आ रही है तो बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस पोस्ट पे उसको डाला उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। नहीं यार, इसको सब नॉलेज है, इसके साथ जो बंदा काम करता था ना वो क्वालिफाइड था। अरे वो क्वालिफाइड था, ये पर्सन क्वालिफाइड नहीं है, इसको वो नॉलेज नहीं है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है जो चाहिए। आपने क्या करा, नहीं यार इसको सब पता है, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, इसकी पोजीशन पे किसी और को हायर करता हूँ। उसकी पोजीशन एकदम से खाली हो गई तो उसकी पोजीशन पे हायर करने के लिए मुझे जल्दी मच गई, वो मैंने उल्टी सीधी हायर करके रख दी, इसको मैंने वहां डाल दिया। क्या कर रहे हो आप, मतलब कुछ भी। कॉम्पिटिटर्स को देखा यार, कॉम्पिटिटर्स के यहाँ भी ना वो इंटरनल चल रहा है, इंटरनल वो ट्रांसफर कर रहे हैं और इधर से उधर शिफ्टिंग कर रहे हैं, एंड यू नो ये भी हमने किताबों में पढ़ा है कि ये बहुत अच्छा वे होता है। अरे वे होता है, लेकिन कैंडिडेट तो देखो आप, अगर वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है एलिजिबल वहां के लिए, तो आप ये सब काम ताम झाम क्यों कर रहे हो? ये डबल वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड सब कुछ है, राइट। क्योंकि ये चीजें कभी भी सेट नहीं हो पाएंगी, फिर आपको फिर लगना पड़ेगा अब यार इसको उठा के फिर वहां पटको, वो अनसेटिस्फाइड होगा। एम्प्लॉयज जो वहीं देख रहे हैं ये आपकी ये जो आप ये कर रहे हैं सब मिसमैनेजमेंट, इससे एम्प्लॉयज भी मूव करने की ही सोचेंगे आगे भी। सी हायरिंग इतनी खराब या इतनी जल्दी या इस तरीके की हायरिंग करके ना आपके जो अपने करंट एम्प्लॉयज हैं आप उन्हें भी धीरे धीरे खोने लगेंगे। मैं अक्सर बात करती हूँ रिटेंशन की, रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू है। हम टैलेंट मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी जो करंट चीजें कुछ चल रही होती है ना वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, हमें लगता है यार जो एम्प्लॉयज सेट है ना उन्हें तो हम सैलरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो तो सेट रहेंगे, लेकिन वो भी आंख और कान खोल कर बैठे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि यार इनकी अब क्या पॉलिसीज होती जा रही है कंपनी की, ये कुछ भी करते हैं यार, यहाँ ना फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, यहाँ ना कुछ प्लेस है नहीं, तो यार निकलो यहाँ से। किसी भी समय आपको ऐसे ही धोखा देके निकल जाएंगे या फिर आराम से भी निकल जाएंगे, सामने सामने निकल जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको मिसमैनेजमेंट करने की हैबिट हो चुकी है रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर मैं वो वाली चीजें लाई हूँ ये रिक्रूटमेंट की, ये सिर्फ वो मिस्टेक्स नहीं है जब हम मार्केट में उतरते हैं तब हम करते हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे माइंड में ना पनपती रहती हैं दूसरों को देखकर। अरे यार उस कंपनी में ना उन्होंने इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करी है, ऐसे किया है, वैसे किया है। पहले आप अपनी चीजों को देखिए कि वहां पे सारी चीज ये इस तरह से सेट हो रही है नहीं हो रही है। ये बहुत ही अच्छे वेज हैं हायरिंग को करने के लिए और कैंडिडेट को मैनेज करने के लिए, राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस पे रखने के लिए। लेकिन इनके मैं नेगेटिव इफेक्ट्स बता रही हूँ जो हो सकते हैं कि अगर चीजें सेट नहीं है और उस सेटअप को आप बिना बात के इधर उधर हिलाएंगे तो वो गड़बड़ ही होगी। ओके, फिफ्थ जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने बहुत जगह देखा है, ये है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोसेस, या कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू प्रोसेस। कुछ नहीं सोचा, बस किसी को भी इंटरव्यू में बुला लिया, कभी भी बुला लिया, किसी भी समय बुला लिया, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो प्रेजेंट नहीं है, कैंडिडेट आया और आपने सिर्फ इस वजह से कि आपको ये उसे दिखाना था कि नहीं उसका इंटरव्यू हुआ है, आपने ऐसे ही एक आध क्वेश्चन पूछ के उसको छोड़ दिया, और फिर ना तो वो शॉर्टलिस्टेड के केस में ना ही आप उसको दोबारा एकदम बुला सकते हो। मत कीजिए ऐसा, डोंट डू दिस। प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस डालिए, प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना तो इंटरव्यू का एक पैटर्न सेट कीजिए और उसी तरीके से इंटरव्यू कीजिए। इट्स बेटर कि आप वर्चुअल इंटरव्यूज ले लें, वो ज्यादा अच्छा है, टेलीफोनिक वर्चुअल इंटरव्यूज ले लें, लेकिन किसी को बुलाएं कंपनी में और वहां बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड उसको प्रोसेस दिखाएं। कैंडिडेट एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, एक सेशन बना हुआ है, देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। इंटरव्यू फीडबैक पे भी एक सेशन बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो मुझसे मांग भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, और हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज, इस पर भी एक सेशन है जहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम करती हैं और हर्डल्स क्रिएट करती हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन ये कुछ 5 चीजें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पाते और हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार
शायद कुछ भी करके मुझे कैंडिडेट मिल जाए। मैंने कैंडिडेट तो दे दिया ना, ऐसे नहीं देते, राइट? प्रॉपर प्रोसेस से देंगे, स्ट्रक्चर से देंगे। हमारे मैनेजर्स भी लेटर ऑन शायद समझ जाएंगे कि ये इधर उधर से जुगाड़ लगा के काम नहीं बनते, प्रोसेस से ही काम बनते हैं। ओके भाई, अगर कैंडिडेट्स हायर करने हैं ना, रिक्रूटमेंट करना है ना, तो अगर सोर्सिंग मिस्टेक्स करोगे, वो भी ये 3, तो बात नहीं बनेगी। और आप सोच रहे हैं कि ये 3 मिस्टेक कौन सी है, तो सही। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसी सोर्सिंग मिस्टेक्स जो हम लगातार करे जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, और हम सोच रहे हैं पता नहीं कैंडिडेट्स क्यों नहीं हायर हो रहे, राइट? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहली मिस्टेक क्या है? कॉपी पेस्ट जॉब एड्स। एंड ये सबसे ज्यादा फनी भी है, क्योंकि मैं खुद डेली इतने सारे एड्स देखती हूँ जो मुझे रिसीव होते हैं लिंक्डइन पे, स्पेशली मैसेजेस के रूप में। सेम मैसेजेस कॉपी पेस्ट, और वो भी अलग अलग कंपनी से। आई डोंट नो कौन किसकी कॉपी करता है, लेकिन एक ही टाइप के मैसेज, हाय योर प्रोफाइल इज गुड एंड दिस। मैं मैसेज नहीं बताऊंगी, लेकिन इसी तरीके के मैसेजेस। एंड सेम वो लाइन है 2-3। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर लुकिंग फॉर साइड इनकम, इफ यू आर लुकिंग फॉर वर्किंग इतने आवर्स, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड दिस। रिपीटेड सेम, रोज एक ही टाइप का मैसेज। तो वो क्या लगता है कि कोई कंपनी आपको मैसेज कर रही है, जैसे वो एयरटेल के होते हैं ना, थैंक्स फॉर रिचार्ज, राइट? सो इसी तरीके का मैसेज लगता है। वो नहीं करेंगे कैंडिडेट रिप्लाई, नहीं करेंगे, प्लीज। तो प्लीज थोड़ी सी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करिए, चेंज सम लाइंस, लैंग्वेज चेंज करिए। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स, इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बन सकते हैं, उन्हें डालिए। रिपीटेड लैंग्वेज यूज मत कीजिए। रोल्स को फोकस करिए कि जिस रोल के लिए आप एक पर्सन को बुला रहे हैं, उस रोल के बारे में कुछ तो बताइए, कुछ तो डिस्कस करिए उस मैसेज में कि व्हाट वो क्या करने वाला है। आपको ये लगता है कि पर्सन कांटेक्ट नहीं करेगा, तो सीधा आप ही लिख देते हैं, अगर इतनी साइड इनकम अर्न करना चाहते हो मुझे मैसेज करो। अरे यार, हर जगह फ्लोट हो रहा है ये मैसेज, कोई कैसे आएगा? या साइड इनकम नहीं, मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस। मतलब इस तरीके की कुछ रिपीटेड लैंग्वेजेस। जिस रोल के लिए आप बुला रहे हैं उस रोल के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, वही रिपीटेड लैंग्वेज यूज हो रही है। रोल को डालिए उसमें, जो रोल है, जिस जॉब रोल के लिए आप उसको बुला रहे हैं, आप उसको सीक्रेट क्यों रख रहे हैं? आपको लग रहा है ऐसा, उन्हें लग रहा है सेल्स जॉब है, मार्केटिंग जॉब है, या फिर बहुत ही रिपीटेड टाइप की जॉब है, तो लोग नहीं आएंगे। तो यार वैसे भी नहीं आएंगे, ये मत सोचिए। ना तो उनका टाइम खराब करिए, ना अपना करिए। उन्होंने अगर आपको मैसेज भी कर दिया और उन्हें बाद में आपने काम बता दिया और वो इंटरेस्टेड नहीं है उस काम में, उस टाइप के काम में, अगर आपने रोल ही मेंशन नहीं करा है, तो उन्होंने तो सस्पेंस पे आपको मैसेज कर दिया या कॉल कर दी, और फिर जब आपने रोल बताया तो उन्होंने वापस फोन भी उठाना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये कि हाँ जी मेरे खाते में आज जुड़ गए कि मैंने आज 80 लोगों से बात की है, जिसमें से 70 लोग इंटरेस्टेड नहीं है, 10 जो हैं उसमें से 5 फिर नेक्स्ट फोन नहीं उठाने के, और जो 5 बचे वो मुझे ऐसे ही डाल रहे हैं, वो मेरा टाइम पास ले रहे हैं, राइट? सो स्टॉप दिस। ओके, सेकंड इज ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग से हमारा क्या मतलब? हमारा काम तो बस हायरिंग करना है। ब्रांड चाहे कैसा भी हो, चाहे वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो मार्केट में, भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा। लिंक्डइन प्रेजेंस बढ़ाइए, कंपनी की वेबसाइट पे अच्छी अच्छी चीजें डालिए जिससे लोग अट्रैक्ट, जब आपकी जॉब पोस्टिंग देखकर वो कंपनी की वेबसाइट पे आए तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें अट्रैक्टिव मिले उनके प्रोफाइल से अकॉर्डिंग। पहली बात तो जो भी जॉब पोस्टिंग निकलती है उस प्रोफाइल से रिलेटेड कंपनी की वेबसाइट में कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए, जिससे कि जब वो पर्सन उस पर आए, अगर मार्केटिंग का है, फाइनेंस का है, तो उससे रिलेटेड चीजें आनी चाहिए कंपनी की वेबसाइट पे ऊपर सबसे पहले, जिससे कि उसे लगे कि भैया वो कंपनी उन चीजों में डील भी कर रही है। अदरवाइज ये तो एक फेक सी पोस्ट लगेगी। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जॉब पोस्टिंग देखी और उसके बाद जब कंपनी वेबसाइट विजिट करी तो वहां पे नामो निशान नहीं है उस चीज का। क्यों यार? जब आप जॉब पोस्टिंग्स कर रहे हो, जब आप किसी और पार्टी को इंक्लूड कर रहे हो, तो कम से कम कंपनी वेबसाइट को अपडेट करने के लिए भी आप किसी को रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ब्रांड बिल्डिंग करिए, ब्रांड को अपने आगे बढ़ाइए। एग्जिस्ट तो करना चाहिए मार्केट में, लिंक्डइन पे प्रेजेंस बढ़ाइए, वहां पे पेज बनाइए, वहां पे चीजों को अपडेट करिए, राइट? सो ब्रांड बिल्डिंग बहुत जरूरी है कैंडिडेट्स को सोर्स करने के लिए। थर्ड इज चूजिंग जॉब सीकर्स। कौन से जॉब सीकर्स को मैं चूज करूं? मुझे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन जितने भी एक्टिव जॉब सीकर्स को मैंने कॉल करी वो इंटरेस्टेड नहीं है, पैसिव जॉब सीकर्स हैं। पैसिव जॉब सीकर्स को मेरा ही मन नहीं करता, क्योंकि उनसे जब बात करो तो पहले तो उन्हें अपनी कंपनी की तारीफें कर करके बताओ, तब जाके उन्हें कभी कुछ समझ आता है, फिर भी वो 2-4 बार फोन नहीं उठाते। सी, यहाँ पे जॉब सीकर्स पे दोनों पे आपको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में पैसिव जॉब सीकर्स बहुत अच्छा काम देंगे और एक्टिव जॉब सीकर्स अभी देंगे। तो जो पैसिव जॉब सीकर्स लॉन्ग टर्म में देंगे वो एकदम से नहीं देने लग जाएंगे कि हाँ जी मैं 4 साल बाद एक पैसिव जॉब सीकर को कॉल करूंगा या उससे अपनी नेटवर्किंग बढ़ाऊंगा। नहीं, वो नेटवर्किंग ओवर द टाइम बिल्ट होती है।
राइट। सो जो भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनीज में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो आपसे जुड़े हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपको लिंक नहीं तोड़ना है। स्पेशली जैसे हम लिंक्डइन के थ्रू किसी से टाई अप होते हैं, तो हमने कोई पोस्ट डाली और वहां पे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं जो कि अच्छी अच्छी कंपनीज में ऑलरेडी है, राइट। आपने एक पोस्ट डाल के छोड़ दिया और वहां पे नीचे ना थैंक्स ना कुछ, मतलब जो भी रिप्लाई कर रहा है उस पर कुछ भी नहीं। अरे यार, आप किसी पर्सन को स्पेशली बिठाइए उस पर जो वो रिप्लाई करे उन चीजों का। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई करके छोड़ दिया और उसके बाद वो दूसरे पर्सन एक दूसरे से ही वहां पर कमेंट सेक्शन में फाइट्स करे जा रहे हैं। कोई एक न्यूट्रल पर्सन है ही नहीं वहां पे बैलेंस करने के लिए कमेंट सेक्शन में चीजों को। एंड फिर क्या होगा, अरे यार मैंने वहां पे पोस्ट किया था, वो तो पता नहीं कंपनी ऐसी लॉस्ट थी है, वो तो पोस्ट करके भूल गए, कोई मतलब ही नहीं, राइट। ऐसे जहां पर भी आप पोस्ट कर रहे हैं, जहां पर भी आप पोस्टिंग कर रहे हैं, वहां पे प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। पैसिव जॉब सीकर्स ओवर द टाइम लॉन्ग रन में हमें हेल्प करेंगे एंड एक्टिव जॉब सीकर्स को हम अभी टारगेट कर सकते हैं बार बार फॉलो अप करके, राइट। यार रिक्रूटमेंट की जर्नी में ना मैंने 3 ऐसे लेसन सीखे हैं जो अगर हम डे 1 से अपने माइंड में रख लेना तो बस हमारे रिक्रूटमेंट बहुत स्मूथ हो सकते हैं। आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वो कौन से लेसन है तो सही आए। और आज हम डिस्कस करने वाली हैं 3 ऐसे रिक्रूटमेंट लेसन जो कि हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं रिक्रूटमेंट में। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेट अवे। सबसे पहला लेसन है सॉलिड प्लान। यस, एकदम से स्टार्ट कर दिया, रिक्रूटमेंट वैकेंसी आई और बस मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। मेरे मैनेजर ने मुझे बोला ये वाला कैंडिडेट आपको रिक्रूट करना है, ये वैकेंसी आई है, बस पोस्टिंग डालना शुरू कर दो। हमने भी वही कर दिया, पोस्टिंग डालनी शुरू कर दी। नहीं, पहली बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम सबसे पहले अपनी हायरिंग कर रहे हैं, अभी अभी आप एचआरस बने हैं तब आप हायरिंग कर रहे हैं तब की बात है, और हम मैनेजर्स हैं तब के लिए भी ये बहुत सूटेबल है, और अभी बहुत समय से रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही हैं तब के लिए भी। अगर रनिंग में आपके रिक्रूटमेंट्स हैं तो इसमें से कुछ प्रोसेसेस आप यूज कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा मेस फैली हुई है और तब आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं पहले प्लान बनाऊं, मतलब मैं वो लेसन्स को फॉलो करूं या अपना काम करूं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि इनको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सो चलिए बात कर लेते हैं और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सॉलिड प्लान। एंड सॉलिड प्लान क्या है? सॉलिड प्लान है कि हमें स्टार्ट से लेके एंड तक की एक्टिविटी को एक जगह नोट करना है और उसको प्लान करना है अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे अभी मेरा लास्ट सेशन आया था जिसमें मैंने इंटरव्यूज के बारे में बात की थी, वहां पे भी सबसे पहला जो पॉइंट था वो गेटिंग रेडी था, राइट। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझते हैं, कहीं ऐसा आप सुनते ही भाग जाएं कि ये तो वही बात कर रही है जो कल कर रही थी, तो ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट सेशन है। यहाँ पे सॉलिड प्लान क्या है, कहाँ से जॉब वैकेंसी अराइज होगी, कहाँ से आएगी मेरे पास, क्योंकि कोई भी आता जाता मुझे वैकेंसी नहीं बता देगा कि भैया उस डिपार्टमेंट में किसी ने फोन लगाया, हाँ जी एचआर में फोन लगाओ ये वैकेंसी बता दो। नहीं, जॉब वैकेंसी कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से अराइज होती है, यहाँ पे 2 तरफ से आएगी मेरे पास। कहाँ से? एक मेरे एचआर मैनेजर से, एक हायरिंग मैनेजर से विद अप्रूव्ड। हायरिंग मैनेजर से जब आएगी तो वो विद अप्रूव्ड आती है, राइट, क्योंकि बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स होंगे, आईटी का अलग है, मार्केटिंग का, फाइनेंस का अलग अलग है, राइट। सो वो अप्रूव्ड होकर आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि जॉब वैकेंसी जो आई है वो कहाँ से आएगी। ऐसे ही किसी की सुन के मैं जॉब वैकेंसी पे काम करना शुरू नहीं कर दूंगी, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चेक करने हैं उसके बाद जेडीज, ठीक है। जेडीज प्रॉपर ड्राफ्टेड है या मुझे ड्राफ्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में फिर मुझे क्या क्या सोर्सिंग मेथड्स यूज करने हैं, तो पहले से ही वो नोट कर लीजिए सोर्सिंग मेथड्स क्या है, और उन सब पे हम काम करना एक साथ स्टार्ट करेंगे। एक साथ का मतलब ये कि जॉब पोस्टिंग कर दी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी, एम्प्लॉय रेफरल के लिए भी हमने रिक्वेस्ट कर दी, और ये सारी जो भी और मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे एक साथ हो गए। ऐसा ना हो कि हमें कभी कोई मेथड याद आ रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है। उसके बाद मेरे पास उसके बाद आएगा हमारा डेटा का काम, तो डेटा में कैसे कैसे सेग्रीगेट है, उसके बाद हमारी आ गई स्क्रीनिंग, और उसके बाद और सारी एक्टिविटीज। लास्ट तक हमारी हायरिंग कैसे होगी, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को प्लीज फॉलो करें। एक सेशन बना हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, उसको आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं कि क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो सारा हम नोट कर लेंगे और उसके आगे कौन कौन कैसे कैसे करता है वो सारी चीज नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास नहीं होगा ना सॉलिड प्लान, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो जाता था कि समझ नहीं आता था कि यार वैकेंसी आ गई, अब आगे कैसे प्रोसीड करना है। अब हम सबसे पहले जॉब पोस्टिंग कर देते थे तो पता चलता था कि जी वो वैकेंसी तो अभी उस पर काम ही नहीं कर रहा है, हमारे मैनेजर बता रहे हैं कि जी उस पर काम ही नहीं कर रहा है, तुम्हें किसने कह दिया कि हाँ काम करना है। वी वर नॉट दैट मच अवेयर। तो हमें ऐसे ही लगता था कि हाँ भाई जो भी हम एचआर में है, वैकेंसी करना हमारा धर्म है, तो हमें वो काम करना ही करना है। तो इसलिए ये सारे एरियाज कहाँ से क्या आता है, कहाँ से क्या आता है, ये सारा एक बार नोट करके आप रख लीजिए।
बीच बीच में भी आप नोट कर सकते हैं, अगर आप बीच में कहीं पर है ना तो बीच में भी आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता कि इसके बाद क्या 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 कैसे कैसे प्रोसेस है, कहाँ पे अप्रूवल्स होने हैं। यस, हमने इंटरव्यू पे ऐसे ही किसी को बुला लिया, काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सॉलिड प्लान। सेकंड इज रिलायबल टीम। यस, अब यहाँ पे मैं रिलायबल टीम की बात कर रही हूँ, तो अगर वो टीम वर्क है, अगर टीम वर्क है, बहुत ज्यादा काम है और बहुत सारे लोगों में बंटता है, तो एक रिलायबल टीम होनी बहुत जरूरी है। ये मैंने रिक्रूटमेंट में सीखा है। अदरवाइज अगर वहां लूप होल्स होते हैं टीम में तो काम हमेशा गड़बड़ होता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा प्रोसेसेस हैं, तो हो सकता है आपका काम इंटरव्यू बुलाने तक हो, उसके बाद इंटरव्यू लेने का और वो पूरा कोऑर्डिनेशन करने का किसी और का हो, उसके बाद सिलेक्शन का, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, ऑफर लेटर इशू का, ऑनबोर्डिंग का, उन सब का अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। प्रॉपर रिलायबल टीम होनी बहुत जरूरी है वहां पे। यहाँ पे मैनेजर्स स्पेशली समझ लें कि टीम में प्रॉपरली डिवाइड करें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ही सारा काम करे जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं सोर्सेज है या कुछ है, तो इस वजह से कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं, कुछ नहीं। डिवाइड दैट वर्क इनटू पीपल, इनटू द टीम, एंड उसके बाद काम ठीक से हो सकता है। यहाँ पे अगर आप एक ही एचआर हैं, ज्यादा काम नहीं होता, ज्यादा हायरिंग नहीं होती, या फिर ज्यादा लोग नहीं है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली एक ही पर्सन काम कर रहा है, तो वहां पर आप अपना ही टाइम, अपने ही काम को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। राइट, अगर बहुत ज्यादा काम है तो ऑब्वियसली टीम जो है वो रिलायबल होनी बहुत जरूरी है कि अपने अपने एरिया का काम वो बहुत अच्छे से कर सके। अदरवाइज हमेशा गड़बड़ हो। जो पहले वाला पर्सन है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा ही प्रॉब्लम में रहेगा कि मैंने इतना काम कर दिया, इसके आगे का काम नहीं हो रहा है। फिर आगे वाला फॉलो अप करेगा कि वो पीछे का काम नहीं हुआ है, तो अब आगे का काम कैसे करें। राइट, सो इसलिए ये डिवाइड करना बहुत जरूरी है टीम के बीच में, टाइम के हिसाब से कि किसके बाद क्या चीज होनी है। और सारी ही टीम रिलायबल होनी बहुत जरूरी है, सारी टीम काम करती हुई होनी बहुत जरूरी है एक्चुअली। ओके, इसके बाद आ जाता है थर्ड। इतना सब कुछ काम कर लिया, एक लेसन ये बहुत जरूरी है, दैट इज डेटा मैनेजमेंट। यस, डेटा को प्रॉपर्ली अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तब तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ डेटा पे डिपेंड करता है। हमारे पास हमारा शॉर्ट लिस्टेड डेटा, हमारा ओल्ड डेटा, हमारा वो वाला डेटा जिसको आज तक टच नहीं किया गया है, और एक्सेल में बहुत सारा रिमेनिंग डेटा, कॉल नहीं करी है ऐसा बहुत सारा डेटा, डिफरेंट टाइप के डेटास हैं, उनको नोट कीजिए कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, वो कैसे मैनेज होते हैं। बहुत बार क्या होता है, जब हम किसी वैकेंसी पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे को ये होड़ होती है कि बस मुझे ना जॉब पोस्टिंग करनी है, न्यू जॉब पोस्टिंग, न्यू निकली है वैकेंसी तो मुझे करनी है। ठीक है, जॉब पोस्टिंग कर दीजिए, न्यू डेटा, फ्रेश डेटा आता है। लेकिन बहुत बार हमारे पास पुराना इतना सारा डेटा होता है जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हम हायर कर सकते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें से निकलते भी हैं। लाइक हमने पहले, हमारी एक वैकेंसी क्लोज हो गई थी और हमने उसके लिए हमारे पास कुछ 2000, 3000, 5000 का डेटा आया हुआ था। राइट, अब क्या हुआ, उसमें से हम कितनों को कॉल कर पाए थे, हम सिर्फ 500 को ही फॉलो अप कर पाए थे, और उसी में से हमारे वो जो 2-3 कैंडिडेट थे वो हमें मिल गए थे। अब क्या हुआ, वो जो हमारे पास वो और 2-3 हजार का डेटा था, उसमें से सिर्फ 500 को कॉल की थी, उसमें से वो 1.5, 2, 2.5, 3 हजार का जो और डेटा बचा, उस डेटा पे क्या हुआ, उस डेटा में से अभी भी, आई नो फॉल हो गए होंगे कैंडिडेट्स, नहीं आएंगे अब, उसमें से अभी भी 200, 300, 400 कैंडिडेट्स होंगे जिन इंटरेस्टेड होंगे। यस, और हम उसे भूल जाते हैं, हम फिर से एक फ्रेश पोस्टिंग लगा देते हैं। फ्रेश पोस्टिंग इज फाइन, आप करिए, लेकिन मीनवाइल जितने में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हम उस डेटा को देख सकते हैं। राइट, तो डेटा कहाँ कहाँ पर है ये पता होना हमें बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ हमारा डेटा होता है, कहाँ कहाँ से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कंपनी की वेबसाइट है, अब कंपनी की वेबसाइट में भी हमने जॉब वैकेंसीज का एक पोर्शन रखा हुआ है, वहां पे लोग क्लिक करते हैं और वहां पे भी लोग अप्लाई कर देते हैं। उसको तो हम भूल ही गए यार, वहां पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, सीवीज आए हुए हैं। राइट, मतलब याद भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे सोर्सेज एक बार लिखने जरूरी है कि डेटा कहाँ कहाँ है। बस यहाँ पे सिर्फ इतना कहना है जिससे कि हम उसको एक बार रीचेक कर सकें जब हमें कैंडिडेट्स चाहिए कि यहाँ से हमने डेटा एक्सेस कर लिया है, नहीं कर लिया। ओके, सो ये थे मेरी तरफ से लेसन्स। आप कौन से लेसन्स देना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं, मैं वेट करूंगी आपका कमेंट सेक्शन में। हेल्पफुल है तो भी जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।